नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, जैसे कल आपका साइंस का प्री बोर्ड है, आई थॉट कि आज हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट लर्न कर चुके होंगे, इतना मैं उम्मीद करके बैठी हुई हूँ, फ्रॉम द गाला और द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। तो एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं और क्वेश्चन टाइप्स हम देखते जाएंगे, आंसर देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कुछ छूट गया हो आपका रिवीजन करने के दौरान, तो यहाँ पे लर्न करने के दौरान तो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो चलो बच्चों, कोई टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन विच फिजिकल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इनमें से किसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो देखो, सिंपल से बात करते हैं, प्रोपेनोन। ओके, पीछे क्या आया, नोन आया। ओके, नोन जो है वो कौन सा ग्रुप होता है बेटा, कीटोन ग्रुप होता है ना। और कीटोन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, मैं दोनों चीज़ बताई जा रही हूँ, पर एग्जाम में इसको कैसे भी मोल्ड करके पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्यूटेनॉल, पीछे क्या आया, आल। आल किसका होता है, सफिक्स एल्डिहाइड का। किसका होता है, एल्डिहाइड। ओके, ओके, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO फंक्शनल ग्रुप। देन इथेनॉल, इथेनॉल किसका होगा, एल्कोहल का। किसका, एल्कोहल। और ये क्या होता है, OH। देखो, अभी एग्जाम में इथेनॉल की जगह आपको ब्यूटेनॉल दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसके लिए कह रही हूँ, मैंने किस चीज़ पे फोकस किया, आपको ऑल पे। तो पीछे वाला सफिक्स ध्यान कर लेना, फिर आगे तो कोई भी कंपाउंड आ सकता है। ओइक एसिड, पेंटेनोइक मतलब ओइक। ठीक है, ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या देगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रीड स्मॉल लेटर्स इन डिक्शनरी विच लेंस टू बी यूज। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गन वेयर फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल्स टू IR। ओके, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज 1। ओके, द pH वैल्यू ऑफ द एक्वेस सॉल्यूशंस ABCD आर गिवन। A का 1.9 है, B का 2.5 है, C का 2.1 है और D का 3.0 है। ओके, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि इन द एसिडिक टर्म। ओके, स्ट्रेंथ वैसे काउंट करते हैं। तो जिसका pH वैल्यू कम उसका एसिडिटी ज़्यादा। तो pH वैल्यू A का कम है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया इसके अंदर, लाइक ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। फिर क्या आ जाएगा, C 2.1, देन B, देन D। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद। इलेक्ट्रिक वायर्स को हम कोटेड किससे करते हैं, PVC। ओके, दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड। गोनोरिया एंड सिफिलिस इज a STD। ओके, यस, इट इज अ ट्रांसमिटेड डिजीज, तो हम कहेंगे ट्रू। नेक्स्ट, बाय व्हाट डज एम्ब्रियो इन मदर्स बॉडी गेट न्यूट्रिशन। ठीक है, कहाँ से मिलता है उनको, बाय थ्रू द प्लेसेंटा। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड, इंसुलिन, पेंक्रियास। ठीक है, एक्चुअली हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। ठीक है, ऑर्गन पूछेंगे तो पेंक्रियास। Okay, what would be the upper and lower lenses of the spectacles respectively of a person who is not able to see the near and the far object। ठीक है, आगे और पीछे का दोनों चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो उनके चश्मे को हम क्या बोलते हैं, मतलब किस तरीके का होगा। बेसिकली उनका तो स्पेक्टेकल होगा, दैट इज अ बायफोकल। ठीक है, बायफोकल। ओके, बायफोकल के अंदर जो अपर पोर्शन रहेगा वो रहेगा कॉनकेव लेंस का। ठीक है, कॉनकेव लेंस हम कब यूज़ करते हैं, मायोपिया में, मतलब कि उनको दूर का नहीं दिखेगा, तो जब दूर का देखना होगा तो ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, और जो लोअर पोर्शन होगा वो होगा कॉन्वेक्स
और ये किसके लिए होगा, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि नज़दीक का नहीं दिखेगा, हाइपर मायोपिया, मायोपिया कह दो, मेट्रोपिया कह दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेम द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग कहेंगे एस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन एंड अल्कीन सीरीज। देखो, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें 2 C तो चाहिए, ठीक है। और अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड आता है, उसमें भी 2 C तो चाहिए। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, इथाइन, और इसमें क्या हो जाएगा, ईथीन, ठीक है। बाकी तो H आप लगा सकते हैं, H लगाने में कहाँ टेंशन है। 1 2 3, ओके, एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ गया, एक ऊपर ले लो, ठीक है। यहाँ पे तो 1 और 2 ही आएंगे। नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन ग्रुप, ठीक है। कीटोन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है वो होता है प्रोपेनॉन, दैट मीन्स CH3 CO CH3, ओके, प्रोपेनॉन। इथेनॉन जैसा कुछ नहीं होता, मिथेनॉन जैसा कभी कोई कंपाउंड नहीं होता, याद कर लेना। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर, दैट इज +1, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is 6.25 into 10 raised to 18 electrons. Whose allotropic form is fullerene, मतलब buckyball, graphite या डायमंड, वो किसका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, कार्बन का। ओके, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है, ये सिंबल है रेजिस्टिविटी का, ठीक है, उसका यूनिट होता है ओम इनटू मीटर। नेम द डिवाइस विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, डिटेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, खाली उतना चेकआउट करना है, तो वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर। अगर मेजर करना हो तो एमीटर, याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको मेजर करना है, मैं लिख तो देती हूँ, टू मेजर करंट क्या यूज करोगे, एमीटर, ओके। और टू डिटेक्ट, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, दैट इज गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, निकल कैटलिस्ट। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेट कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है ना, इन लंग्स। फॉर्मूला ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, देखो सीरीज कनेक्शन के लिए RS इज R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN, ठीक है। और पैरेलल के लिए RP 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिनेबार, सिनेबार होता है मर्क्यूरी, ओके, तो दैट इज मर्क्यूरी सल्फाइड। अकॉर्डिंग टू इंडियन अल्मनाक, द एक्चुअल सनराइज ऑफ अ डे इज 6:32 AM, देन सन अपीयर इन द होरिजन, ठीक है। सन होरिजन पे आया होगा और सनराइज हो चुका है पहले ही, तो 2 मिनट का गैप होता है, तो ये हो जाएगा 6:30 AM, ठीक है। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in, ठीक है। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर का होता है, जब हम उसके अंदर आयरन नेल डिप कर लेंगे तो उसका कलर चेंज क्यों होता है। देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, और जब हम जब हम आयरन नेल डिप करते हैं तो ब्लू कलर चेंज हो जाता है। दिस अपीयर्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसकी वजह से ग्रीन कलर। अब देखो, रिएक्शन तो हम कैसे देख पाएंगे, हाउ कैन वी जज द रिएक्शन, तो आपको हमें पता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को चेकआउट करने के लिए वी हैव दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, याद है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें बताती है कि रिएक्शन हुआ है।
तो यहाँ पर कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीन कलर जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, और सॉरी ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसेस टू फॉर्म द ग्रीन कलर। तो ये रिएक्शन हो गया। Fe कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, तो Fe ने Cu की जगह ले ली, ठीक है। तो वो हो गया ग्रीन कलर और Cu बाहर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्स याद कर लेना। देखो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो यू शुड रिमेंबर इट्स ब्लू कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, यहाँ तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो ग्रीन कलर। तो ये भी चीज़ें देखो पेपर जो बनाने वाला है, ठीक है, उसके दिमाग के ऊपर वो कैसे बना सकता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, ठीक है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर लेना। नेक्स्ट, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट sodium metal and zinc metal given in a test tube lab and you are advised not to touch any metal, ठीक है। तब क्या करोगे, अब आपके पास जिंक और सोडियम मेटल है, दोनों का कलर जो है ना सिल्वर टाइप का ही रहता है। तो अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोल्ड वाटर ऐड कर लेंगे, ठीक है। वी विल ऐड कोल्ड वाटर। अब हमें पता है कि कोल्ड वाटर के अंदर जो सोडियम होता है वो बहुत जल्दी से एक्सप्लोजिव हो जाता है और बहुत फटाफट रिएक्शन करता है, ठीक है। सो अब क्या होगा, द टेस्ट ट्यूब इन विच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड फास्टर विल हैव द सोडियम, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसा होगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, तो एक इसके अंदर आपके पास दो रिएक्शन आएंगे। एक तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि पानी के साथ सोडियम कंबाइन कर लेगा, और मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। हीट निकलना मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ ना बेटा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपन ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, रिविजन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, FeSO4.H2O ग्रीन कलर सल्फेट्स होते हैं, चेंजेस कलर वाई। जब हम उसको हीट करते हैं ना तो ये ग्रीन कलर जो है वो चेंज हो जाता है, क्यों। देखो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जब हम उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7H2O, मतलब कि H2O के 7 मॉलिक्यूल्स है, मतलब पानी के 7 मॉलिक्यूल्स है। तो क्या लिख रहा है, द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट लूजेज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग, और इसकी वजह से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए, नेम द प्रोसेस ओके ड्यू टू विच द कलर ऑफ द कंपाउंड गेट्स चेंज, तो उसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स सबके अलग अलग होते हैं, जैसे इसका जो है वो 7H2O, CuSO4 का आप देखोगे तो CuSO4 का आपके पास रहेगा 5H2O ऐसे करके, ठीक है। Next, what is rancidity? Suggest two methods to reduce the problem of rancidity and how is corrosion different from rusting? देखो rancidity मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, फैट और ऑयल खाने के अंदर अवेलेबल होता है। अगर हम उसको ओपन बाहर एयर में रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्शन कर लेता है और वो उनका जो टेस्ट है और उनका जो स्मेल है वो खराब हो जाता है। तो टेस्ट और स्मेल खराब होने को हम कहते हैं रेंसिड हो जाना, ठीक है, वो रेंसिड हो जाता है। अब दो मेथड कौन से हैं, एक तो सिंपल सी बात है, उसको क्लोज कंटेनर में बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दो। दूसरा है कि यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सिंपल बात करें तो हम नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं इन चिप्स, पोटैटो चिप्स, ठीक है, ताकि वो लंबा चले। ऐसे बहुत सारी होती है नो डाउट। थर्ड क्वेश्चन था इसके अंदर, हाउ इज कोरोजन डिफरेंट फ्रॉम रस्टिंग, ये कोरोजन रस्टिंग से डिफरेंट क्यों है। तो भाई कोरोजन जो है वो आपको सब मेटल्स में नजर आएगा जब भी वो एक्सपोज, मतलब कि बाहर आपको दिखेंगे एयर और वाटर के साथ, एंड फॉर्म्स अ लेयर ऑफ कंपाउंड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मॉइस्चर, एसिड, गैस प्रेजेंट इन इट। रस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच आयरन मेटल रिएक्ट्स विथ एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म द ब्राउनिश पाउडर कॉल्ड द रस्ट, ठीक है। अब ब्राउन कलर का पाउडर सिर्फ आयरन फॉर्म करता है और उस ब्राउन कलर के पाउडर को अपन रस्ट कहते हैं। देखो इसका एक और मीनिंग बताऊं, अगर आपके पास कॉपर की चीज़ें घर पे हो ना, जैसे हम भगवान जी को जल चढ़ाते हैं वो जो लोटा होता है, तो आप देखना उसके अंदर कि उसके ऊपर भी ग्रीन और ब्लैक कलर के पैचेस आ जाते हैं, आप उसको घिसते ये करते तो चला जाता है, तो वो फिर से अपन उसको रीगेन कर सकते हैं ना, मतलब उसको फिर से ढंग सा कर सकते हैं। बट रस्टिंग के अंदर जो आयरन होता है वो जब उसके अंदर रस्ट चढ़ गया, जंग चढ़ गई, तो आप उसको ना रीगेन नहीं कर सकते हो, वो पाउडर फॉर्म में निकलता जाएगा और पूरा का पूरा मतलब डिकम्पोज बोल दो, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो। तो ये एक्चुअली ये मेन रीज़न होता है रस्टिंग का और कोरोजन का, और ये रस्टिंग आपको सिर्फ वो सिर्फ
मतलब ये जो इफेक्ट होता है आपको सिर्फ और सिर्फ आयरन में दिखता है, दैट्स वाई उसको हमने अलग नाम दिया हुआ है रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। ठीक है, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर लिया और डिटेल में थोड़ा मतलब आपको बता दिया। तो सबसे पहले है हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सीधी सी बात है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं, सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होते हैं और आपको एक सिंगल कंपाउंड देंगे। जैसे कि 2Mg, मतलब Mg जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO मिल रहा है। ठीक है, जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको जिंक ऑक्साइड दे देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन में एक सिंगल कंपाउंड को अपन तोड़ रहे हैं into 2 or more than 2 products. So the reaction in which a compound decomposes to form 2 or more substances is called the decomposition reaction. जैसे कि CaCO3 को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो डिस्प्लेस कर लेगा लेस रिएक्टिव मेटल को। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रहा डी जो मेरा यहीं पे रह गया। ओके, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद कर लेना, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है बेटा, सीधी सी बात है, यहाँ पे दो अलग अलग एटम या अलग कंपाउंड के आयन्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो एटम गेट एक्सचेंज विथ ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे Na2SO4 है, BaCl2 है, तो ये BaSO4 हो गया और NaCl हो गया। ठीक है, फिर E ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो, द रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब देखो बेटा, इसमें सिंपल है, एक चीज़ याद कर लो। जैसे मेरे को याद है, मैंने सोच के रखा हुआ है ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब बाकी तीन चीज़ अपने आप बनाएंगी। अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब कि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन का क्या है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो उसका ऑपोजिट लिख दो, तो बाकी सारी पॉइंट्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ को पकड़ के रखना, चारों चीज़ें याद करोगे ना, ऑक्सीजन ऐड होना, रिमूव होना, हाइड्रोजन ऐड होना, रिमूव होना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक पीस ऑफ एडवाइस ना। एग्जाम्पल, जैसे कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसके लिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस कॉपर ऑक्साइड को आप H2 के साथ रिएक्ट करोगे तो कॉपर में ऑक्सीजन हट जाएगा और H2O के पास आ जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाता है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, सन की एनर्जी जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो जहाँ पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये एनर्जी जो है उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर लेती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर और ग्लूकोज बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में से, तो इसके लिए इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ध्यान दे देना, वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये मैंने लिखना मैं भूल गई हूँ, वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड या कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक। एक बार इसको भी नज़र दे के जाना। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द ब्रेकिंग ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी निकलती है। वो जो एरोबिक रिएक्शन वाला जो प्रोसीजर है ना, वो वाला दिमाग में अगर है तो वही आंसर लिख दोगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 32, 4 जूसेस वर टेकन इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स टू फाइंड देयर पीएच। ठीक है, 4 जूसेस अपन ले रहे हैं और उनका पीएच देखना है। अब जो पीएच है ना वो ऐसा रिकॉर्ड हुआ, पिंक, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। तो इससे तुमने क्या कंक्लूजन लिया, तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ले रहे हैं भाई कि जो सैंपल जो पिंक कलर दे रहा है उसका पीएच लेवल लो है। लो है मतलब कि वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, जो सैंपल आपको ऑरेंज और येलो कलर दे रहा है, ठीक है, वो हायर पीएच है मतलब कि लेस एसिडिक। वो कैसा हो जाएगा, लेस एसिडिक, मतलब कि बेसिक ज़्यादा होगा। और जो ग्रीन कलर आपको दे रहा है वो क्या हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, डन।
देखो मैंने हाईलाइट कर ली जो पॉइंट पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर केमिकली। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है, अगर आपसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछते हैं तो देखो बेकिंग सोडा जो है उसको आप कहोगे NaHCO3 और बेकिंग पाउडर जो है वो क्या है, NaCO3 तो है ही प्लस टार्टरिक एसिड भी है। टार्टरिक एसिड को हम कई जगह पर लिखा हुआ देखते हैं H+, क्योंकि एसिड है ना, इसके लिए कई बार वो H+ से लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। वॉट वुड हैपन इफ वी एड बेकिंग सोडा इन केक इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। अगर अपन बेकिंग सोडा डाल देते हैं बेकिंग पाउडर की जगह केक बनाने के दौरान तो क्या होगा, तो भैया केक कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल एड बिटर टेस्ट टू द केक। तो इसके लिए अच्छा बेकिंग सोडा के अलावा पाउडर तो है नहीं, तो क्या करें हम लोग। तो अगर ऐसा करना है, आपके पास बेकिंग सोडा ही है और आपको वही डालना है, सो टू अवॉइड दिस, ठीक है, उसका वो जो बिटरनेस है उसको हटाने के लिए टार्टरिक एसिड इज यूज्ड या इज एडेड विद द बेकिंग सोडा, ताकि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्रिपेयर हो और वो केक के टेस्ट को खराब ना करे, ठीक है। रिएक्शन आपको दिया हुआ है NaCO3, ओके। जब इसको हीट करेंगे तो बिटर टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें आएगा Na2CO3 प्लस H2 एंड CO2। और NaCO3 के साथ जब हम टार्टरिक एसिड H+ डाल रहे हैं, देखो H+ जैसे डाल दिया ना, तो अब ना क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो वो जो Na2CO3 बन रहा था ना वो नहीं बनेगा इसके अंदर, ये वाला एक एडवांटेज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका प्रिपरेशन बता दो, इसका केमिकल इक्वेशन बता दो और इसके 3 यूजेस बता दो, ठीक है। सो क्या है यहाँ पर, ओके ब्लीचिंग पाउडर को, ओके ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको हम क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है CaOCl2, ओके। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे बेटा, हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो प्रिपरेशन करने के दौरान मैंने आप केमिकल फॉर्मूला में याद लो, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, उसमें हम लोग क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यूजेस क्या हैं, तो देखो एक तो इसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे यूज़ कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, और इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। क्लियर, इजी है ना, समझ में आया। नेक्स्ट, अ वाइट पाउडर विच सेट्स हार्ड ऑन एडिंग वाटर इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स, ठीक है। एक वाइट पाउडर है जिसको पानी डाल दो तो पूरा हार्ड हो जाता है, तो एक तो उस पाउडर का नाम बताना है, कैसे बनेगा, केमिकल रिएक्शन। देखो ये जो वाइट पाउडर है उसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4.12H2, ठीक है। ये किससे बनता है, ये बनता है जिप्सम से। अब जिप्सम में आप देख सकते हो कितने मॉलिक्यूल है वाटर के, 2 मॉलिक्यूल है। तो आपने जब इसको हीट किया ना 373 केल्विन पे, तो 1.5 मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, और कितना बच गया, हाफ मॉलिक्यूल रह गया। इसके लिए इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, ठीक है। फ्रेश मिल्क में वो बेकिंग सोडा ऐड कर लेता है थोड़ा बहुत। वाई डज ही शिफ्ट, अब बेकिंग सोडा ऐड करोगे तो मतलब कि वो थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाएगा ना, तो वो क्यों शिफ्ट करता है, एंड ऐसे दूध में, ठीक है, दही बनने में समय ज़्यादा लगता है, क्यों। देखो अब इसका आंसर, ओके 1, ठीक है, और यहाँ पर 2। तो pH इज शिफ्टेड टू अल्कलिन, ताकि जो मिल्क है वो स्पॉइल ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको रखोगे ऐसे ही तो खट्टा हो जाएगा, कोई लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम उसको एसिडिक होने से बचाने के लिए हम उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। अब ये अल्कलाइन हो गया तो उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू विल गेट न्यूट्रलाइज, तो उसको न्यूट्रलाइज होने में टाइम लगेगा। इसके लिए अब दही बनने के लिए उसको एसिड में जाना है। अभी वो अल्कलाइन में है तो अल्कलाइन से एसिड का सफ़र तय करने में उसको टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो मिल्क इज मेड अल्कलाइन बाय एडिंग बेकिंग सोडा, सो द लैक्टिक एसिड फॉर्म विल गेट न्यूट्रलाइज्ड, देयरफॉर इट विल टेक मोर टाइम टू सेट टू बिकम द एसिडिक फॉर्म, ठीक है। Next, 5 solutions A, B, C, D, E when checked with
universal indicator shows the pH 4, 1, 11, 7, 9 respectively. अब which solution is neutral? अब neutral मतलब 7, सीधी सी बात है, ठीक है. स्ट्रांगली अल्कलाइन, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है 11, तो वो स्ट्रांगली अल्कलाइन हो गया, ठीक है. स्ट्रांगली एसिडिक कम वैल्यू कौन सी है 1 pH. वीकली एसिड है बट वीक है मतलब कि 4, ठीक है. और वीकली अल्कलाइन मतलब कि 7 के बाद वाला जो नंबर होगा 9, सिंपल. और कह रहा है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो क्या हो जाएगा 11 में कम है, ठीक है, 9 में उससे थोड़ा ज़्यादा है, 7 में. आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 11, ठीक है. चलिए, वेल इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सॉरी, हाँ फिर तो ऐसे जाएगा. नेक्स्ट, वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ठीक है. केरोसिन में क्यों रखा जाता है? अब हमने अभी भी डिस्कस किया था कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ भी बैठे बैठे रिएक्ट कर लेता है और बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है वो. तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन के अंदर डाल देते हैं ताकि वो केरोसिन के साथ रिएक्ट वैसे नहीं कर पाएगा, वो सॉल्वेंट उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है. और ऑक्सीजन के साथ उसका मिलन रुक जाएगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विथ स्टीम. आयरन विथ स्टीम के लिए आयरन Fe2SO4, FeO4, Fe3O4 और H2O. कैल्शियम और फॉस्फेट का पानी के साथ, कैल्शियम और फॉस्फेट का पानी के साथ, ठीक है. दोनों में कोल्ड वाटर आएगा, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा. चलिए नेक्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. वो मैंने आपको दिया हुआ है, देखो सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम. सोडियम का नंबर होता है टोटल 11, तो इसके लिए 281, तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. इसका होता है ओके, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2,6, ठीक है. क्या हो जाएगा 2,6. और मैग्नीशियम का होता है 12, तो 282, ठीक है. इसके लिए 2 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं अपने को. फिर क्या बोल रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड NgO. ओके, Na2O, ठीक है. अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, और ऑक्सीजन के पास 6 हो गए, सोडियम के पास एक ही है, तो यहाँ पे सोडियम अपना इसको यहाँ दे देगा और यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है. तो अब अगर आप देखें इसको बड़े प्यार से, तो ओके, तो देखो आप ये ऑक्सीजन को मैं अगर सर्कल करूं और सारे के सारे आप इलेक्ट्रॉन देखो, तो 8 बन गए इसके पास, 6 तो इसके पास से, ग्रीन वाले 2 आप गिन लो, तो 8 हो गए, ठीक है. इस तरीके से फॉर्मेशन आ गया. फिर हम बात करते हैं यहाँ पर NgO. अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, ठीक है. और ये क्या हो जाएगा 5 6, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसकी दोस्ती बन गई, ठीक है, इस तरीके से. ओके, व्हाट आर द आयंस, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. अब आयंस में तो Na+ है और O2- है, ठीक है. ओके, और MgO के अंदर Mg+2+ है और O2-, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर अलॉयज. अलॉय क्या होते हैं, तो अलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं 2 और 2 से ज़्यादा मेटल्स के या नॉन मेटल्स के. अब मैंने एग्जांपल दिया कि कई बार ना एग्जाम पूछा जाता है, लाइक राइट द अलॉय ऑफ ब्रास, लाइक, ठीक है. तो या नेम द मेटल्स विच मेक ब्रास, तो कॉपर एंड जिंक मेटल, ब्रास के लिए ब्रोंज के लिए कॉपर और टिन, स्टील के लिए आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है. तो मैंने ये दोनों रेस्पेक्ट में दे दिया आपको, सब्जेक्टिव के हिसाब से भी और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी. नेक्स्ट, राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ना आपको आता होगा, इसलिए मैंने वो नहीं दिया. लाइक लस्ट्रस प्रॉपर्टी मेटल में होती है, उसमें नहीं होती है, ठीक है. मेटल जो सोनोरस है वो नहीं है, वो बहुत ईजी 8 से करते हुए आ रहे थे अपन, तो इसके लिए मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी दे दिया. अब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसके लिए पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है. जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होंगे वो कौन से आयंस बनाएंगे, नेगेटिव आयंस बनाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक है. तो ये लूज कर रहे हैं और पॉजिटिव बना रहे हैं.
अच्छा, मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स दे कैनॉट डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। जितने ही मेटल्स हैं दे डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड, ठीक है, सारे के साथ नहीं करते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। नॉन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और हाइड्राइड बना लेते हैं। अब मैंने आपको ऊपर नीचे दिया है, 2 डंडी खींच के मेटल नॉन मेटल के थ्रू लिखना हो तो लिख के ख़त्म कर सकते हो आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्या कह रहा है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। मैन वेंट डोर टू डोर posing as an goldsmith, he promised to bring back the glitter of gold and dull gold ornaments, ठीक है। तो एक आदमी जब घर घर जा रहा है, कह रहा है कि मैं जो है सुनहार हूँ और मैं आपके जो डल पड़े हुए ऑर्नामेंट्स है उसको मैं चमक ला सकता हूँ। An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution, ठीक है। तो उसने अपने बैंगल दे दिए कि ठीक है भाई इसको चमका के दो, तो उसके बाद सोल्यूशन तो उसमें से डाल दिए और बैंगल्स जो है वो चमकदार होने लगे, मस्त अच्छी, ठीक है। बट देयर वेट वॉज रिड्यूस ड्रेस्टिकली, बट जब उस लेडी ने पहना उसको ऐसे हल्के हल्के लग रहे हैं। लेडी बड़ी अपसेट हो गई एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। अगर आप डिटेक्टिव हो तो क्या आप ये बता सकते हो कि उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया होगा। हाँ, ये तो हमने साइंस में पढ़ा है, हमको पता है, ठीक है। क्या है, दैट इज द एक्वारिजिया, ओके। तो ये एक्वारिजिया है जिसमें गोल्ड ही मेल्ट होता है। इस एक्वारिजिया के अंदर एक पार्ट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है और 3 हिस्सा जो होता है वो HCl होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उसने ये वाला सॉल्यूशन लिया होगा, लेडी के बैंगल डाले, 5 मिनट रखा तो थोड़ा बहुत गोल्ड मेल्ट हो गया उसके अंदर, ठीक है। बस यही काम था, दैट इज अ मैजिक। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है 45, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटिंग। ओके, तो बेसिकली 3 आइसोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, एक तो ये रहा एन पेंटेन, सीधा 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 ट्रेन के डब्बे की तरह बना दो उसको। दूसरा है आइजो, आइजो में याद करना, देखो ऊपर 4 कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4 और नीचे 1 हो जाएगा। अब ये जो आपने बनाया कार्बन, वो आप सेकंड या थर्ड कहीं पे रख सकते हो, 1 और 4 पे नहीं रखना, सेकंड और थर्ड में कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। फिर नियोन में आप देखोगे एक और कार्बन नीचे आ गया, तो यहाँ पर कितने आ गए, यहाँ पे 3 कार्बन आ गए जो मेन चेन है 1 2 3, ठीक है। और ऊपर 1 रहा और नीचे 1 रहा, ठीक है। ऊपर 1 और ये नीचे 1, इसको हम कहेंगे नियोपेंटेन, 3 आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, What are the 2 properties of carbon which led to the huge number of carbon compounds we see around, ठीक है। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इतने सारे कार्बन की चीज़ें हमारे आसपास घूमती फिरती रहती है। तो एक तो है भैया जी कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी, ओके, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो कैटिनेशन मतलब क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब ये है कि कार्बन जो है वो खुद ही के साथ प्यार कर लेता है, मतलब खुद ही के साथ सेल्फ लिंकिंग कर लेता है, ठीक है। तो कार्बन 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 की लंबी सी चेन बन जाती है, तो इसलिए अब वो चेन ब्रांच अनब्रांच जो करनी है कर सकते हो, दैट इज द कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन के पास 4 वैलेंसीज है, मतलब कि वो 4 दूसरे कार्बन के साथ या दूसरे और मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, तो उनके साथ, ठीक है, उनके साथ वो कंपाउंड बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट कैसे कैसे होते हैं, तो कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कार्बन के बेसिस पे हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं बिकॉज ऑफ दिस 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, सबसे पहले इथेनोइक एसिड, ओके, इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं ना, CH3 COOH, ठीक है, ये हो गया इथेनोइक एसिड। सेकंड ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन है ना, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, CH3 CH2 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 और यहाँ पर भी आ जाएगा CH2, क्योंकि इसके साथ मैं ज्वाइन कर रही हूँ BR आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, इन्होंने कुछ बोला नहीं है। फिर हम बात करते हैं ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन मतलब कि यहाँ पर 4 कार्बन आएंगे, नो डाउट,
ठीक है, बट एक कार्बन जो है वो आपको CO मतलब कीटोन ग्रुप देगा। बाकी जगह पर आप लगा दो CH2, किसने रोका है आपको, ठीक है, ब्यूटेनॉल। देन फोर्थ इज हेक्सेनाल, मतलब 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नाल है, नाल मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप, तो पीछे लगा दिया CHO, बाकी जगह पे CH3, बाकी बीच में तो CH2 ही आता है, H2 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 H2, ठीक है, डन। चलिए खूब बालो। ओके, क्या बोल रहा है ये, अब ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन बताना है हम लोगों को साबुन का। तो क्या है इसके अंदर बेटा, इसमें रहेगा, देखो सोप मॉलिक्यूल के पास 2 एंड्स होते हैं, ठीक है, एक रहता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। अब देखो याद कर लेना, हाइड्रोफिलिक जो है वो पानी से बड़ा प्यार करता है, ठीक है, वो अट्रैक्ट होता है, कौन, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डर, जैसे आपको है ना साइंस मैथ्स से डर रहता है, तो वो पानी से बड़ा डरता है तो दूर भागता है, दूर भागने को हम कहते हैं रिपेल होना, ठीक है। तो जब ना साबुन पानी में डिजोल्व करते हैं हम लोग, तो जो हाइड्रोफोबिक होता है उसको पानी पसंद नहीं है, तो वो उसको गंदगी पसंद है, तो वो जो ऑयल डर्ट ग्रीस जो भी होगा उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक है वो उसको गंद वगैरह पसंद नहीं है, उसको पानी पसंद है, तो पानी के साथ अट्रैक्ट हो गए, इस तरीके से वो एक तरीके का फॉर्म कर लेंगे मिसिल, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिसिल फॉर्मेशन। अब जो टेल होती है, ओके, दैट एंटेंगल्स डर्ट, अब वो अट्रैक्शन उसका पानी के साथ इतना ज़्यादा है ना हाइड्रोफिलिका की, वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है, और उसकी जो दूसरा वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो हाइड्रोफोबिक है ये तो ग्रीस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको यूँ ना खींचता है, तो ये ग्रीस को अपने साथ खींचता है, तो इस तरीके से ग्रीस डर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यूटेंसिल्स क्लोथ सब क्लीन हो जाते हैं। ये कुछ फिगर है, आप देख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन एंड गिव वन एग्जांपल फॉर इच, ठीक है। देखो जनरल फॉर्मूला अल्कीन का है हमारे पास CnH2n, ठीक है, अल्केन का रहता है CnH2n+2 और अल्काइन का होगा CnH2n-2, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल दो, देखो एग्जाम्पल में कुछ भी ले लो, समझो कि n आप ले रहे हो 3, है ना, तो पहले वाले में अल्कीन में आप डालो तो CnH2n में आप n की जगह पे 3 डाल दो, तो C3H23, तो क्या हो जाएगा C3H6, ओके। फिर हम बात करते हैं, मैं 3 डाल रही हूँ और अब मैं डाल रही हूँ अल्काइन में, अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है, तो C3H23, तो C3H23 6, 6 - 2 4, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं अल्केन की, क्या है यहाँ पर CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा C3H23+2, तो क्या हो जाएगा C3H2 6, 6 8, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 50, ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटो और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या डिफरेंस है। तो देखो ऑटो में फूड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, भले ही कीमोसिंथेसिस मत लिखो चलेगा, ठीक है, और ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। हेट्रोट्रॉपिक की बात करते हैं हम लोग, तो सीधी बात है फूड जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब कि डिपेंड ऑन द अदर, ठीक है। फिर क्लोरोफिल और सनलाइट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ओके। दिस प्रोसेस मतलब कि फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं होता है इसके अंदर, और यहाँ पे एनिमल्स आएंगे और इंसेक्टिवरस प्लांट्स आएंगे, ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन बच्चों, मज़ा आ रहा है, ओके, रिवीजन हो जाएगा तो अच्छे से पेपर लिख देंगे हम लोग, ओके। चलिए शुरू करते हैं। नेम द फॉलोइंग ह्यूमन सिस्टम, ओके। बलून लाइक स्ट्रक्चर्स रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज, बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एल्वियोली, ओके।
फिर ओके ओके ठीक है। देन प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट, हार्ट में से ब्लड को पीछे जाने से रोकता है, वो कौन होता है? वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, किया ना। स्क्वीज आउट वाटर विथ अमीनो एसिड्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल सेपरेट्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से कौन सेपरेट करता है ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है? बॉबमेंस कैप्सूल। ओके। ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टू किडनी, किडनी में इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है? एफरेंट आर्टरी। ओके। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव वॉल्स जो अपना फुट पाइप है ना उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है ना, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, फिगर विगर दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हालांकि आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन फिगर के साथ कनेक्टेड होगा। चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, देखो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को, और वो कहाँ होता है? स्टमक में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्टमक। द अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है, कौन सा ऑर्गन है जो अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बाइल जूस, और वो कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए लास्ट क्या हो जाएगा? विली, विली। ओके। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। द पार्ट दैट कंट्रोल्स द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटीरियल, ठीक है, कौन करता है? लास्ट जो आता है वो रेक्टम, ठीक है। डन। नेक्स्ट, ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल ऑन इट एओर्टा, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो खैर ये तो मैंने आपको सारा का सारा हार्ट का डायग्राम दे दिया है, वो अपन को प्रैक्टिस करना ही है। नेक्स्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, ब्लड और लिम्फ का हमें फंक्शन बताइए, ठीक है। तो देखो फंक्शन ब्लड की बात कर लेते हैं बेटा अभी हम लोग। तो ब्लड जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, वो मटीरियल ट्रांसपोर्ट करता है लाइक फूड, वाटर, अमीनो एसिड्स, मेंटेनेंस इम्यूनिटी और फाइट विद जर्म्स, ठीक है। और कई बार बेसिकली अगर इंजरी जाती है तो ब्लड निकल जाए तो उसको क्लोथिंग करता है ना, रोक लेता है ब्लड को बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स, बट रुकता तो ब्लड ही है ना, ठीक है। उसके अलावा वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टू मेंटेन द एनर्जी लेवल, तो ये ब्लड का है। बात करते हैं लिम्फ का, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट, ठीक है, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट इंटेस्टाइन में से ले लेता है, एंड इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड, ठीक है। जो एक्सेस फ्लूइड अगर होगा तो वो लाइक दो, अगर हम बात करते हैं दो सेल के बीच में कोई फ्लूइड है तो वो ब्लड को ट्रांसफर कर लेता है बिकॉज प्लाज्मा बन जाएगा ना, ठीक है। लिम्फ भले आप दो ही लिखो पहले वाले तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, यूरिन कैसे बनता है। तो देखो रीनल आर्टरी जो है वो सारा इम्प्योरिटीज़ जो है कैरी ऑल द इम्प्योरिटीज़ इन द ब्लड रीचेस किडनी। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने एफरेंट आर्टरी लिखा ना, अब यहाँ पे रीनल आर्टरी भी लिख सकते हो, आपके पास दोनों वर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए तो रीनल आर्टरी जो है ना बेटा वो क्या करती है, वो पूरा का पूरा जो कैरीज ऑल द इम्प्योरिटीज इन ब्लड, ठीक है, सारा का सारा वो इम्प्योरिटी लेके आती है जो किडनी के पास आ जाता है। अब किडनी के अंदर छोटा सा यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, जो ब्लड को प्योरीफाई करने में काम करेगा देखा जाए तो। यहाँ तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसमें से इम्प्योरिटीज़ जो है वो स्क्वीज आउट कर लेगा, बाहर निकाल देगा, और ये स्क्वीज आउट कहाँ पे होता है? बोमेंस कैप्सूल में होता है, आगे आगे देखा था, ठीक है। अब उसके अंदर छन्नी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुल्स, ओके। ग्लोमेरुल्स जो हैं दे आर क्वाइट स्ट्रक्चर ऑफ एफरेंट रीनल आर्टरी। वेल द वाटर एंड द इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड इन ट्यूब्यूल, ठीक है, जो एंटर करेगा यूरेटर में, फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा कि भाई अगर कोई भी यूजफुल मटेरियल है तो ब्लड को दे दिया जाना चाहिए, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं होनी चाहिए। फाइनली यूरेटर जो है वो रिसीव करेगा यूरिन विच इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉट ऑफ यूरिया इन वाटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट हो जाएगा एंड इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ओके बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट
इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो कौन कौन से, एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सलाइवरी एमिलेज जो मुंह में रहता है, पेप्सिन स्टमक में, ट्रिप्सिन लिपेज और पैंक्रियाटिक एमिलेज, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन का बता दो। तो ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट में हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे हम चपाती खाएंगे ना, चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे माउथ में ही ड्यू टू द सलाइवरी एमिलेज हमारे माउथ में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल शुगर के अंदर, ठीक है। द फूड विथ कार्बोहाइड्रेट इफ नॉट डाइजेस्टेड इन माउथ, अगर इन केस पूरा का कोई, अभी क्या ना, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा खाना हड़बड़ाहट में खा लेते हैं, है ना, टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो अब वो कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्टेड हो गया। तो अगर वो अनडाइजेस्टेड हो गया तो फिर वो जाएगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और तब पैंक्रियास में से जो एमिलेज निकलेगा ना वो उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। बात आई समझ में? फैट की बात करते हैं। फैट्स के लिए अपन को पता है बाइल, ठीक है। तो बाइल जो है वो, बाइल जूस जो लीवर में से आता है, वो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, ग्लोब्यूल्स को, वो स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में काट लेता है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर लेता है, और इस तरीके से वो कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है वो सबसे पहले डाइजेस्ट हो जाएगा स्टमक में पेप्सिन के थ्रू, उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा ट्रिप्सिन के थ्रू जो पैंक्रियास निकालेगा, और वहाँ पे वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली हम देखें तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, ये सब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फैट को कन्वर्ट करेंगे फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। चलो सी क्वेश्चन सी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वाई डू पीपल कंप्लेन ऑफ एसिडिटी प्रॉब्लम ऑन कंज्यूमिंग टू मच ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा फैट और प्रोटीन खा लेते हैं हम लोग तो हमें लाइक एसिडिटी हो रही है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो अभी भी हमने देखा यहाँ पे कि फैट और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हो रहा है फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स में। एसिड अब खुद सोच लो ना, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसके लिए होती है। दैट्स वाई जो नॉनवेज वाले होते हैं उनको ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? गिव एन इक्वेशन टू शो फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर वेरियस टाइप्स इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन? देखो फोटोसिंथेसिस सबसे सीधी सी पहली वाली बात है कि जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का बाय द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन मैंने दे दी, अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके अंदर? सबसे पहला हम बात करेंगे कि सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है बाय द क्लोरोफिल, फिर ये लाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और फिर पानी जो रूट्स के थ्रू लिया जाता है ना उसको स्प्लिट किया जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो इनहेल करता है ना प्लांट, उसको कन्वर्ट कर लेगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक व्हाट आर द इवेंट्स अकर्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर भी यही है। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, करके देख लेते हैं। देखो आर्टरीज थिक वॉल होती हैं और वेन्स थिन वॉल होती हैं। आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं और ये सुपरफिशियल होती है। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे वेन्स नजर आती है ना, आपकी हम देखें ना नसें, तो वो वेन्स होती है क्योंकि वो ऊपर की तरफ उभरी होती है, और जो आर्टरीज है वो नीचे की तरफ दबी होती है, तो वो तो दिखती नहीं है। आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट में से ले जाती है, और वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ ले आता है। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरीज में कोई वेल्स नहीं होते, ब्लड फ्लो तो होता ही नहीं है, सीधा 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 ब्लड आता है, ठीक है। और वेन्स के अंदर वेल्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। अच्छे से डिफरेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। अब हेट्रोटॉपिक के अपने पास 3 टाइप्स होते हैं। एक आएगा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल जो डेड एनिमल्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे बैठ के खाना खाएगा अपना, ठीक है, दैट इज द सेप्रोफाइटिक, मतलब मरे हुए पे, ठीक है। फंगी, यीस्ट आ गया। पैरासिटिक दूसरा होता है जो जिंदा बॉडी पे रहकर खाना खाएगा, ओके। ऑब्टेन्ड इट्स फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद कर लेना, ठीक है। देयर बाय उसको हार्म भी करता है, जो सीधी बात हार्म तो कर ले, लीच होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में है नहीं, लिख दूँ मैं, लीच हो गया,
लाइस हो गया, ठीक है, जुमे वगैरह। फिर हम बात करते हैं होलोजोइक। अब होलोजोइक जो रहेगा वो जैसे हम सब लोग ओके हम लोग ना पूरा एंगल्फ करते हैं खाने को और फिर अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। सो द फूड इज एक्टेड अपॉन एंजाइम्स, उनको एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं इनको इन स्मॉल स्मॉल सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। फिर उसको एसिमिलेट किया जाता है, फिर अनएब्जॉर्ब चीज़ जो है वो बाहर निकाली जाती है, इजेशन। तो ये पूरा प्रोसीजर होलोजोइक में होता है। होलोजोइक के लिए अमीबा का एक कर लेना, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके अमीबा का डाइजेशन एक बार देख लिए बच्चा। आई होप आपने लर्न किया होगा बट रिवीजन के हिसाब से। नेक्स्ट 59, एक्सप्लेन द ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, किसका, लंग्स का, ठीक है। और एयर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पॉइंट समझ आई? मैं उन्हीं को हाईलाइट करूँ जिसको आपको मेन बताना है वहाँ पे, बाकी इंक्रीज डिक्रीज दिमाग में आ ही रहा है आपके। ओके तो क्या होता है ना कि जो एयर प्रेशर होता है वो हम एयर हम इनहेल करते हैं थ्रू द नॉस्ट्रिल्स जितना ज़्यादा हो सके। एंड ये है एयर प्रेशर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाता है, इसका मतलब कि लंग्स में जाता है और इसको हम कहते हैं इनहेलेशन प्रोसेस, ठीक है। और फिर बाहर निकालेंगे, जब हम लोग अंदर की गैस बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। लंग्स को हम लोग क्या करेंगे, लंग्स को पुश करेगा वो, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब प्रेशर अंदर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, पहले कम था, अब हवा भर गई ना अंदर तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा और एयर जो है वो फोर्स के थ्रू नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा, इसको हम कहेंगे एक्सेलेशन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द सीक्रेशन ऑफ द लीवर कॉल्ड बाइल, ठीक है, बाइल जूस निकलेगा लीवर में से और पेंक्रियाटिक जूस निकलेगा पेंक्रियास में से। तो ये दो चीज़ें आ रही हैं, मिल रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो बाइल है, बाइल जूस है, ठीक है, वो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर लेगा, इसको हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन। प्रोसेस का नाम ज़रूर याद करना, काम आएगा, ठीक है। अब जैसे ये अच्छा दूसरा ये काम करता है, देखो अगर आप ये पूछ रहे हैं बाइल जूस के क्या दो काम है, तो पहला काम है कि वो फैट मॉलिक्यूल को लार्जर फैट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है स्मॉलर वन के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन। और दूसरा जो खाना एसिड, पेट में से एसिड बन के आया था ना, उसको वो अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बाइल ऑल्सो मेक्स द फूड अल्कलाइन, ठीक है, ताकि पेंक्रियास के एंजाइम्स पे काम कर पाए। अब अल्कलाइन में हो गया, अब पेंक्रियाटिक एंजाइम जो होगा ट्रिप्सिन वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, लिपेज डाइजेस्ट करेगा फैट को, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कन्वर्जन हमें देखने को मिलेगा, तो प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड में और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए एक्सप्लेन द डाइजेशन इन स्टमक। अब स्टमक में HCl होता है, देखो अभी आपको सिंपल क्वेश्चन होता है, राइट द 2 रोल्स ऑफ HCl। तो पहली बात तो ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, और दूसरा मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक, ये दो करता है ताकि पेप्सिन उसके ऊपर काम कर पाए। पेप्सिन वो हेल्प करता है डाइजेशन को, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। और म्यूकस जो होता है वो स्टमक के इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl, वरना जल जाएगा ना, खराब हो जाएगा, मतलब वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली लंग्स में और नेफ्रॉन जो है वो किडनी में, इसको कंपेयर करो। तो वो एल्वियोली जो है वो स्ट्रक्चर यूनिट है लंग्स का और नेफ्रॉन जो है वो एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किडनी का। तो चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। दूसरा, इसके वॉल्स थिन होते हैं, इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है और इसमें ब्लड वेसल्स भरपूर होते हैं, ओके। नेफ्रॉन में भी थिन वॉल्ड होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है एंड रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये तो दोनों उसके अंदर सिमिलरिटी आ गई। ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ब्लड और ये रिमूव करता है नाइट्रोजन वेस्ट को फ्रॉम द ब्लड, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ एंड आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है। तो रात को सोते सोते भी अगर आप ये पूरे वीडियो देख के सो जाओगे और तो सारी चीज़ आपको रिकॉल हो जाएंगी सुबह तक। तो
डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये ज़रूरी क्यों है। देखो ह्यूमन बींग्स के पास दो साइड के हार्ट्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। लाइक हार्ट तो सेंटर में होता है और लेफ्ट और राइट सेक्शन होता है। अब जो राइट साइड होता है ना, ठीक है, वो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ठीक है, और वो लंग्स को भेज देता है फॉर द प्योरीफिकेशन। अब लंग्स प्योरीफाई करके उसको लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भेज देता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके लिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड एक तरफ हार्ट में गंदा होके आ रहा है, फिर दूसरी तरफ उसको प्योरीफाई करके फिर हार्ट में आ रहा है, तो हार्ट में दो बार ब्लड आया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, अब ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वी आर द कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स ना, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और उनके ऑर्गेनिज्म नाम बताओ। देखो सीधी सीधी बात है, रेस्पिरेशन में एरोबिक के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके बनेंगे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस रहता है। यहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। एनएरोबिक के एग्जाम्पल्स यीस्ट, बैक्टीरिया आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताइए। देखो अब नेफ्रॉन जो है बेटा, इसके अंदर इसके अंदर जो है बोमेंस कैप्सूल रहेगा, जिसके अंदर ग्लोमेरुल्स रहेगा, ठीक है। ग्लोमेरुल्स जो है वो इम्प्योर ब्लड में से इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा, ठीक है। जो कप शेप स्ट्रक्चर है टू फॉर्म अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच लीड्स टू द कंडक्टिंग, ये पूरा आपको पता है फिगर ना। इसमें पहला होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है बेटा, जो रीनल आर्टरी होती है ना, ठीक है, वो वाइड होती है और धीरे धीरे वो छोटे से नैरो ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है ग्लोमेरुल्स में आते आते। अब ये डिफरेंस आता है, मोटी से पतली होती जा रही है, ठीक है। तो जो ब्लड फ्लो होगा उसमें प्रेशर का डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस प्रेशर की वजह से, ठीक है, और होगा, और पानी जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, उस वजह से जो इम्प्योरिटी स्क्वीज आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और बोमेंस कैप्सूल जो है वो उसको फिर जो फिल्ट्रेट निकला, ठीक है, उसको बाहर नीचे की तरफ भेज देगा। अब जब नीचे नेक की तरफ आया, वो पूरा वो डंडियों में आएगा, तो वहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट नीचे आया, ठीक है, ट्यूब्यूल के अंदर, तो उसके अंदर वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स भरपूर होंगे, तो वो एब्जॉर्ब करके ब्लड को वापस पहुँचाएगा। इसको प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। फिर हम बात करते हैं, अब खाली वेस्ट मटेरियल बच गया, ठीक है। तो वाटर इम्प्योरिटीज़ जो है विच इज़ नॉट रीएब्जॉर्ब्ड, तो वो हम कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वापस भेज देते हैं, उस वहाँ पे भेज देते हैं। और ये जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, उसके अंदर यूरिया जैसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इसके लिए इसको हम यूरिन कहते हैं। फिर वो यूरेटर में कलेक्ट हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में आके फिर वो इजेक्ट आउट हो जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड वेरियस एनर्जीज, ठीक है। तो क्या तरीका है ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होने का। तो देखो ये सिंपल सी बात है, ग्लूकोज जो है 6 मॉलिक्यूल पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा और 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे पायरुवेट। अगर ऑक्सीजन कम है तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एब्सेंस है तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और ऑक्सीजन भरपूर है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर C2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। यहाँ पे बनेगी 38 ATP एनर्जी, यहाँ पे बनेगी 2 ATP एनर्जी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 2 ATP, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। जब 2 न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच में साइनेप्स गैप होता है, तो क्या है मतलब, उसका मतलब क्या है। तो देखो साइनेप्स जो है वो एक्चुअली एक गैप है बिटवीन द नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, उसके बीच का। एट साइनेप्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है एट द डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, और वो जाएगा दूसरे डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन की तरफ बाय द केमिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। साइनस एंश्योर्स दैट नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन में ही जाए। सिमिलर
साइनेप्स अलाउज द डिलीवरी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द न्यूरॉन टू द अदर सेल्स लाइक मसल्स, ठीक है। अब मसल्स के पास भी साइनेप्स लेके आता है ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर? सेरेबेलम, ओके, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती या कोई भी स्मेल हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो फोर ब्रेन में होता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व्स के थ्रू के साथ बनता है जो सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन को। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। अब these are concentrated in brains which reacts to the stimuli and maintain the coordination center of the body. The brain and spinal cord एक साथ मिलके क्या बनाएंगे? नर्वस सिस्टम बनाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है, बॉडी के पार्ट से इंटीग्रेट होता है। तो इसके लिए ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, क्योंकि मैसेजेस तो बहुत सारी जगह से आ रहे हैं ना, ठीक है। आज आप मेरे को देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ वो सब कुछ आपका लाइक ईयर्स, आईज, ठीक है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अगर आप साथ में नोट्स बनाते जा रहे हो तो आपका मसल भी काम कर रहा है। तो इसकी वजह से इन दोनों का कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब है, इसको तो अपन को एक्सप्लेन करना है। तो जब एक रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड, मतलब जब रिसेप्टर के पास कोई मैसेज आता है, ओके, तो वो मैसेज जो है भेजा जाता है ब्रेन के पास, ठीक है। और वो ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा और रिस्पॉन्ड देगा हम लोगों को। बट कई बार ना हम लोगों को बहुत सडनली रिस्पॉन्ड चाहिए होता है, ताकि, ठीक है, ताकि हम लोगों को हार्म ना हो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत रैपिड होते हैं, इसमें ब्रेन इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर आप जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट को या हॉट फ्लेम को आप बिना सोचे समझे जब आप हाथ लगा देते हो, गर्म है, तो आप अपना हाथ झट से उठा देंगे, तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। फिगर ड्रॉ करके आइएगा ज़रूर अच्छे से। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ये होता है कि जो हमारे रिसेप्टर है, ठीक है, वो स्टिमुलस डिटेक्ट करता है। जो स्टिमुलस है, सेंसरी न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू द रिले न्यूरॉन, मतलब कि न्यूरॉन, ये रिले मतलब कि जो मैसेज लेके जाता है, ठीक है। अभी जो रिले न्यूरॉन होता है वो मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा, मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स देगा इफेक्टर को, मतलब कि मसल को, भाई अपना हाथ हटा दे, और हम हमारे हिसाब से रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। ओके, एक आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ है तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, लंबाई बढ़ाता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे जायंटिज्म, अगर कम हो जाएगा उसको हम कहेंगे ड्रॉफिज्म। फिर आता है थायरोक्सिन, जो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। इसका काम होता है कि वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को एक्सेलरेट करे और उसको देखे। इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज के थ्रू सिक्रेट किया जाता है और वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जो हमने पहले भी देखा था। एड्रेनालाइन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं या फाइट और फ्लाइट ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस के दौरान क्रिएट होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस सिक्रेट करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में आता है, लाइक मोस्टेक, बियर्ड, ठीक है, मोस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट विथ 1 एग्जाम्पल। ओके, और व्हाट आर द प्लांट हार्मोन? देखो प्लांट के अंदर मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है फोटोट्रोपिज्म, जो सनलाइट के रेस्पेक्ट में, जैसे जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ जाएगा। जियोट्रोपिज्म, जो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, तो रूट्स आ गए। कीमोट्रोपिज्म, जो पॉलिनेशन होता है वो कीमो की वजह से केमिकल्स होते हैं। एंड थिग्नोट्रोपिज्म, मतलब कि जो रिस्पॉन्ड करता है टच के साथ, ठीक है, टेंड्रिल्स हो गए, ये सब हो गए। जैसे मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट के सामने कोई खंभा होगा तो अपने उसके साथ वो लपेटना शुरू करेगा, तो थिग्नोट्रोपिज्म। नास्टिक मूवमेंट जो होता है वो टच मी नॉट वाला प्लांट जो होता है ना, ठीक है, वो करता है। तो जैसे ही कुछ होगा तो वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रैपअप हो जाएगा। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? तो प्लांट हार्मोन्स एक लाइक केमिकल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट्स के अंदर इन द रिस्पॉन्स, जो भी एनवायरनमेंट के हिसाब से आता है उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। एंड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? ऑक्सिन, जो शूट टिप और ग्रोथ में हेल्प करता है। गिबरलिन, वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करेगा। साइटोकिनिन, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। एब्सिसिक एसिड, जो ग्रोथ को रोकेगा, याद करना, ठीक है।
और यहाँ तक कि जो लीव से सूख के नीचे गिर जाते हैं वो उसको इंक्रीज करेगा। और इथाइलिन जो फ्रूट को राइपन करेगा, मतलब कि पकाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द पार्ट्स ऑफ द नर्व सेल, वो आपको पता है। ठीक है, इसके फंक्शन और एक्सप्लेन व्हाट आर द टू लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखो डेंड्राइट ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, और पास ऑन करता है। एक्सन ये जो पास ऑन होता है, जो डेंड्राइट से मैसेज मिलता है उसको वो नर्व एंडिंग तक पहुंचाता है। नर्व एंडिंग इस सिग्नल को पहुंचाएगा दूसरे नर्व एंडिंग या दूसरे न्यूरॉन तक थ्रू द साइनेप्स। लिमिटेशन ये होता है बेटा कि इम्पल्सिस रीचेस ओनली दो सेल्स हैविंग द नर्व कनेक्शन, ये उन्हीं सेल्स के पास जाएगा जिनके पास कनेक्शन होगा नर्व्स का, न्यूरॉन्स का, बाकी किसी के पास नहीं जाएगा ये मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। देखो ब्रेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जो नर्व टिश्यू से बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा एरिया लाइक अगर हम कहें, ठीक है, तो इट इज़ लाइक द फोल्ड स्ट्रक्चर, तो हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया बट इन लेस स्पेस कम होता है। इसके अंदर 3 लेयर होते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, इसको हम कहते हैं मेनिंजीज। और इसके अंदर लिक्विड दोस्तों हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिक्विड, जो मेनिंजीज के साथ फिल्ड होता है। ठीक है, वो कुशन की तरह काम करता है ताकि कभी माथा अगर पटके ना अपना तो अपन को शॉक ना लगे। ओके, उसके अलावा स्कल तो होता ही है जो बाहर की तरफ बोनी स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, फोर, मिड और हिंड ब्रेन। बात करते हैं फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन जो है उसके अंदर रहेगा सेरेबेरम और ऑल्फैक्टरी लॉब्स। ठीक है, सेरेबेरम आपको पता है लार्जेस्ट पार्ट होता है, साइक्स है सेंसरी नर्व्स इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, फ्रॉम वेयर द इफेक्टेड। ओके, और सेरेबेरम स्पेसिफिक रीजन्स क्या होता है फॉर ईच काइंड। ठीक है, तो बेसिकली सेरेब्रम लार्ज तो हर एक का रीजन अलग अलग होता है, आइस का अलग होगा, ईयर्स का अलग होगा, 5 सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से अलग अलग स्टिमुलस अलग जगह पे जाते हैं, उसके रिस्पॉन्ड होता है। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मिड ब्रेन। इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, बात करते हैं हिंड ब्रेन की, तो ये सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो है वो कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट का एडजस्टमेंट, बॉडी के पोस्चर वो देखता है। पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है। मेडुला जो है इट इज़ द सेंटर ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सेलिवेशन, मतलब सलाइवा आना, वॉमिटिंग होना, स्नीजिंग होना, ये सब मेडुला देखता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन में एक आता है बैरियर, फिजिकल बैरियर मेथड, इसमें हम कॉन्डोम यूज़ कर लेते हैं या सर्वाइकल कैप्स यूज़ करते हैं। फिर आता है केमिकल मेथड जिसमें ओरल पिल्स यूज़ की जाती है टू स्टॉप द एग टू रिलीज। ठीक है, यहाँ वेजाइनल पिल्स यूज़ करते हैं टू किल द स्पर्म। फिर आता है सर्जिकल मेथड जहाँ पे वेसिकोटोमी जो स्पर्म के डक को रिमूव किया जाता है, और टुबेकोटोमी जो स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब फीमेल में रिमूव किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, तो देखो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है ना ओवरी में, तो एग जब फ्यूज़ नहीं होगा कि उसको मेल गैमेट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो जब यूटेरस में आता है तो इट कंटेन लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्पर्म आया ही नहीं उसके पास, तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो मर, एक ही दिन के अंदर वो मर जाता है और उसके बाद वो टूट जाता है। और टूटने के बाद जो उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, जो ब्लड का पूरा कंटेंट होता है वो मतलब फट जाता है, बस्ट हो जाता है, और फिर वो ब्लड जो है वो वजाइना से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट की तरह मैच करते हैं बिकॉज दे हैव द सेम जीन्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है, तो इनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, मदर फादर कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, इसके लिए उनका जो रिजल्ट आता है वो भी अलग आता है। ठीक है, और यही वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होंगे और एडजस्ट होंगे एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम द मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा दो के अंदर थ्रू द माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, इसमें अमीबा एग्जाम्पल लिख सकते हो। मल्टीपल फ्यूजन में माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ नंबर ऑफ इक्वल साइज, बट वो एक साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, सिस्ट बनता है ना उसके वहाँ पे, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन के थ्रू क्यों नहीं होता है। देखो पहली बात तो यहाँ पर ये है कि उनकी बॉडी डिज़ाइन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक ऑर्गन्स का काम स्पेसिफिक लाइक
हार्ट का काम स्पेसिफिक है, लंग्स का काम फिक्स है, ठीक है, तो स्पेसिफिक फंक्शन है। लेबर ऑफ डिवीजन बॉडी में होता है बट वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो मतलब वो अलग अलग सेक्टर में हो जाता है, तो इसके लिए रीजनरेशन नहीं होता। अगर फिर भी बोलोगे कि एग्जांपल दो तो लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड में भी सिर्फ टेल जो होती है उसकी वो रीजनरेट होती है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। देखो पॉलिनेशन जो है वो क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द कार्पेल, ठीक है, कार्पेल। अब ये जो करता है वो कौन करता है, एजेंट्स, बर्ड्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड, वाटर, ये करता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो डिफरेंस है दोनों में। व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो सेमिनल वेसिकल जो है वो बेसिकली क्या करता है, फ्लूइड है जो नरिशमेंट देता है स्पर्म्स को, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी एक फ्लूइड है, ठीक है, जो बेसिकली अगर हम कहें तो इट इज रिलीज इन यूरेथ्रा अलॉन्ग द सीक्रेशन सेमिनल वेसिकल, साथ में निकलता है। इट अफेक्ट्स द वेजाइनल पीएच, ठीक है, पीएच के वेजाइना के पीएच को अफेक्ट करता है ताकि स्पर्म जो है वो इजीली वेजिना के अंदर मूव कर पाए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस आर सीन इन ब्लड एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। क्या अभी ये बहुत सिंपल है, मैं इसको अब देखो ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज हो जाना, ठीक है, निपल्स का डार्कन हो जाना, मेंस्ट्रुएट हो जाती हैं, ठीक है, अराउंड द टाइम, तो ये कुछ चेंजेस हैं। हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट। अब वो हमने पहले देखा था प्लेसेंटा के थ्रू रहता है ना, ठीक है, और प्लेसेंटा जो है उसके अंदर विली रहता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और वो एक एरिया क्रिएट करता है जहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ताकि वो बच्चे को खाना पहुँचा पाए। इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी इट विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, नहीं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको हेल्प करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसी से, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। What are trophic levels? Give an example of food chain. देखो अब बेसिकली देयर आर वेरियस लेवल्स और स्टेजेस इन द फूड चेन। तो ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, फ्रॉग ने खाया, स्नेक, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को पिकअप ने खाया। तो अब ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल, ग्रास ओफर जो है वो कंज्यूमर हुआ, तो सेकंड टॉपिक लेवल, फ्रॉग थर्ड, स्नेक फोर्थ, और ये फिफ्थ टॉपिक लेवल पीकॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर और उसकी इंपॉर्टेंस बता दो। देखो ओजोन लेयर कैसे बनता है, तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है यूवी रेज, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को स्प्लिट कर लेगा ऑक्सीजन एटम के अंदर। ये ऑक्सीजन एटम जो होगा, एक ऑक्सीजन एटम बच गया तो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। याद करना, ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तब जाके आपको 3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, उसको हम कहेंगे ओजोन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें यूवी के सन के हार्मफुल रेस, जो यूवी रेस से हमें बचाता है, ठीक है, और स्किन कैंसर वगैरह हमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल। देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, केमिकल्स का इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन द टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक लेवल पर होता है ना, उसमें उस टॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्या होता है, हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा होता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे कि फार्मर जब स्प्रे करेगा पेस्टिसाइड्स, तो क्रॉप जो है वो फूड चेन के अंदर क्रॉप उसको ले लेगा, फिर उसको ग्रास ले लेगा, उसको ग्रास ऊपर खाएगा, तो इस तरीके से वो आते 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 फूड चेन में लास्ट तक जो है वो ज़्यादा दिखता है हम लोगों को। ओके, वाई, हाउ इज ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट टू अस, वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर कॉज कंसर्न एंड व्हाट आर द स्टेप्स। देखो अब ओजोन लेयर पॉल्यूटेंट लेवल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक लेवल पे पॉल्यूटेंट होता है, पॉइजन होता है, बट अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो हमें यूवी रे से बचाता है, वो हमने अभी भी देख लिया था, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा आगे जानने देती हूँ। बेसिकली इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं CFC का यूज़ ख़त्म करके, जो एरोसोल रेफ्रिजरेटर्स में आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। देखो इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पर एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स का अच्छे से बैलेंस बना रहे, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। बायोटिक मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू फूड चेन। देखो अब इसके अंदर अलग अलग लेवल आते हैं फूड चेन में, इसको हम टॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि 90% एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है बाय द ऑर्गेनिज्म एंड is utilized by an organism for its own, and the rest 10% is left for the other
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हर 10% देखते जाओगे तो बहुत कम एनर्जी जो है वो अपने को बचती है। इसको हम ना 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहते हैं ना, 10% लॉ, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो ये पूरा आंसर जो है वो उसी के रेस्पेक्ट में है। तो ये कि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देती हूँ। आप एक बार देख लीजिएगा, आप खुद भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, will the impact of removing all organisms in tropic level be different from the different tropic level? Can organism of any tropic level be removed without causing the damage of ecosystem? Possible ही नहीं है, ठीक है। If the organism of any tropic level be removed, it will damage the ecosystem। क्योंकि बेसिकली समझो कि अगर ग्रास ऊपर सारे के सारे मार दिए जाते हैं तो फ्रॉग जो भूखे मर जाएंगे, फ्रॉग भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ तक हम स्नेक्स को निकाल देते तो नंबर ऑफ फ्रॉग्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोनों में डिस्टर्बेंस तो है, कम होगा फिर भी डिस्टर्बेंस है, इंक्रीज होगा फिर भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित visited a fair and saw a mirror in which he got a very funny image. The above body part is big in size, middle part normal है और smaller lower part जो है वो small size में है। तो मिरर का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? तो अपर पार्ट कैसा होगा? कॉनकेव मिरर, मिडल प्लेन मिरर और लोअर पार्ट कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो बेसिकली विजन के हमें 3 आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया आपको पता है, ठीक है, दूर का नहीं दिखता है। और कॉजेज क्या होते हैं उसके पीछे? आई बॉल इलोंग्रेट हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। करेक्शन क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लें, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है? यहाँ पर दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, कैनॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। इसमें आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है और फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। प्रेस बायोपिया में, ठीक है, जो इंसान होता है उसको दोनों चीज़ें नहीं दिखती, ना ज़्यादा दूर का ना ज़्यादा नज़दीक का, ठीक है। ये एजिंग की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड द लेंस इज़ नॉट एबल टू चेंज द फोकल लेंथ। तो इसको हम लोग बायफोकल लेंथ के थ्रू करेक्ट करते हैं। वो बायफोकल लेंथ हमने आगे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन द पार्ट्स। अब ड्राइंग तो आपके पास है। पार्ट्स में कॉर्निया आता है, ठीक है। कॉर्निया इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आइरिस जो साइज कंट्रोल करता है प्यूपिल की। प्यूपिल जो लाइट को एंटर करता है आई के अंदर, कितना इंटेंसिटी होनी चाहिए। लेंस, ठीक है, जो बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह से आती है ना, तो लेंस उसको वो ले लेता है। सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करता है। रेटिना जो है वो स्क्रीन होता है जहाँ पे इमेज बनती है। और ऑप्टिक नर्व जो होता है वो कैरी करता है इन्हीं इमेजेस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पे ब्रेन के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो का फॉर्मेशन बता दो और इसका फिनोमेना समझाओ। तो देखो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो टाइनी प्रिज्म की तरह स्काई में काम करते हैं। जो सनलाइट है वो इन वाटर ड्रॉपलेट्स में जाता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीज़ें होती है, जिसकी वजह से जब बाहर निकलता है रिफ्लेक्शन के दौरान तो रेनबो बनता है। मतलब कि 7 बैंड बन जाते हैं कलर्स के। और रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट? ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। देखो जब वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू द 7 कलर्स थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। अब आपके पास ये फिगर है, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग क्यों आ जाता है? बिकॉज दे हैव द डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटी ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड। उनकी स्पीड अलग अलग होती है, इसकी वजह से। या तो आप वेवलेंथ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर द डोमेस्टिक सर्किट? तो सीरीज अरेंजमेंट जो है वो डोमेस्टिक के लिए, क्योंकि सेम करंट जो है वो सारे अप्लाइंसेस में फ्लो नहीं है करना पॉसिबल, ठीक है। इसके लिए हम किसी के पास ज़्यादा जाएगा, किसी के पास कम करंट जाएगा, तो इसके लिए डोमेस्टिक में हमें पैरेलल में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज अरेंजमेंट? ओके, इट इज़ कनेक्टेड टू चेक द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, और अगर एक्स्ट्रा आता है तो उसको प्रिवेंट कर लेता है। वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर are usually used for the electrical transmission? Because they are good conductor of electricity as they have the low resistivity and high capacity, ठीक है। They are cheap and ductile also. Next question, state Ohm's law। डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब Ohm's law मतलब क्या है? जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड द Ohm's law, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? V
v इज प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हटाने के लिए v इज इक्वल्स टू आई आर। ये ग्राफ है और ये डायग्राम है, एक बार अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड द पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन द सीरीज इज इक्वल टू द सम, मतलब कि हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सब में रहता है अपना, जबकि इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस पैर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये सबका प्लस होता है और इसमें कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं इसको देखूँ ना, तो जैसे ये रजिस्टर है, तो यहाँ पे मैंने एक लगा देना है V1, एक दूसरा वोल्टेज लगा दूंगी यहाँ पे V2 का। ठीक है, और एक तीसरा वोल्टेज लगा दूंगी यहाँ पे। तो ये सबका, ये जो वोल्टेज होता है ना, इन सबका ये प्लस होता है। यहाँ पर करंट जो है बेटा, करंट वो सेम रहेगा सीरीज़ में, और यहाँ पे करंट डिफरेंट रहेगा। मेन चीज़ें याद करते जाओ, फिगर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, और इसका रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस हाई होता है और इसका लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, वो ड्रॉ कर लोगे आप। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपको ज़्यादातर दिखेंगी पोल्स की तरफ। ठीक है, क्लोजर। एंड कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि वाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज कि उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। ओके, बिकॉज दे इंटरसेक्शन का मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज टू डायरेक्शन, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो या तो नॉर्थ से साउथ में जाएंगी और एक ही डायरेक्शन है, तो इसके लिए इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, ठीक है, आप फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब जो है वो इस तरीके से ठीक है आप अरेंज कीजिए दैट दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो फोर फिंगर है ये वाली, ठीक है, वो आपको डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड का। मिडल फिंगर जो रहेगी करंट बताएगी। ठीक है, और थंब जो रहेगा वो मोशन बताएगा, फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए फादर, मदर, चाइल्ड। फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको वो नहीं दिया, रे डायग्राम्स नहीं दिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स नहीं दिए, तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। गाला में से कर लोगे तो इनफ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लीजिएगा, डेरिवेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस प्री बोर्ड। अच्छे से करके आना, जम के मेहनत करना। चलिए बच्चा, मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।